नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास। हिंदी हमारी मातृभाषा है और राजभाषा है हिंदी। हिंदी को हम पढ़ने का काम करेंगे। हिंदी जो नाम है फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी क्या है, हमारी भाषा है, हम बोलते हैं। तो हम भाषा से ही शुरुआत करते हैं। भाषा पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे, बोली पढ़ेंगे, सब चीज आज की वीडियो में हम पढ़ने का काम करेंगे। हिंदी जो है, हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। और हिंदी का उदय जो है लगभग इस हिंदी का उदय कि हिंदी का जन्म कब हुआ, हिंदी का उदय जो है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। कि 10वीं शताब्दी का क्या मतलब है कि 1000 वर्ष, कि जब 1000 वर्ष पूरे हुए होंगे तब क्या है, हिंदी ने जन्म लिया होगा और धीरे धीरे विकास करते हुए हिंदी अब हम सबके सामने है। तो भाषा पढ़ते हैं। हिंदी हमारी क्या है, भाषा है। हिंदी को हम बोलते हैं और भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदी क्या है, भाषा। और भाषा जो शब्द है, इस भाषा शब्द, ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। और इस भाष का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है बोलना या सुनना। इस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या सुनना। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना और या सुनना। अब आगे चलते हैं, भाषा क्या होती है। अरे भाई, भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अपने कौशल से विचारों को दूसरों तक पहुंचाना व दूसरों के विचारों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जब हम दूसरों के अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं तब माध्यम भाषा बनती है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कि अपने विचार, अब मैं मेरे जो विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और तुम्हारे विचार, अब कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं मेरे विचार उसको उस तक ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके विचार ग्रहण कर रहा हूं, तो माध्यम क्या बनेगी, भाषा बनेगी। अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते। इसीलिए जो चीज माध्यम बनती है वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब भाषा के दो प्रकार होते हैं, या दो भेद होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है, जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब जैसे मैं बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ, वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। और ये जो मैंने लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया हुआ है वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। मगर कई कई जगह क्या होता है, एक तीसरा रूप भी
मान लिया जाता है सांकेतिक रूप, मगर वो भाषा का मानक रूप नहीं है। इसीलिए जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। सांकेतिक भाषा वो होती है जो संकेतों से अपने विचार प्रकट करता है। अब हमने जाना कि भाषा शब्द किससे बना है और क्या अर्थ होता है, और भाषा की परिभाषा और भाषा के कितने रूप होते हैं और उन दो रूपों की परिभाषा। अब हम क्या है, अब हम जानेंगे कि लगभग इस विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और 12 पूरे विश्व के अंदर 12 भाषा परिवार माने जाते हैं। और इन्हीं 12 भाषा परिवार में से भारत के अंदर भारत में 4 भाषा परिवार माने गए हैं। अब हम इन 4 भाषा परिवारों को पढ़ने का काम करेंगे। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 22 भाषाएं हमारे भारत के अंदर संवैधानिक रूप से बोली जाती है। और जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थी, वो 22 भाषाएं भी हम बताएंगे, उनकी ट्रिक भी हम बताएंगे। और उसके बाद में क्या है, पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार माने जाते हैं और 12 में से 4 भाषा परिवार भारत के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस 4 भाषा परिवारों के जो भी भाषा आती है वो भारत में चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा बोली जाती है। अब भाषा परिवार भारत में 4 भाषा परिवार बोले जाते हैं और 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने का आज काम करेंगे। सबसे पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, इसको भारोपीय को यूरोपीय भाषा परिवार भी बोला जाता है। तो डाउट नहीं रखना, चाहे यूरोपीय आए चाहे भारोपीय आए, बात एक ही होती है। नंबर 2 पर जो है वो है द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 3 पे जो है उसका नाम है आग्नेय भाषा परिवार। और नंबर 4 पे जो है वो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार जो है क्या है भारत में बोले जाते हैं। इनके अंदर जो भी भाषाएं आती है, चाहे वो थोड़ी बोली जाती हो, थोड़े प्रतिशत भारत के अंदर बोली जाती हो, चाहे ज्यादा प्रतिशत भारत में बोली जाती हो, इसके अंदर जो जो भी भाषाएं आती है वो भारत के अंदर बोले जाने का काम किया जाता है। भारोपीय भाषा परिवार जो है भारत के अंदर तक 73%
बोला जाता है, 73% बोला जाता है। और इस भारोपीय भाषा परिवार के अंदर, अब भारोपीय, भारत प्लस में यूरोप, भारत प्लस में यूरोप, भारत और यूरोप दोनों की मिश्रित भाषाएं जो होती है उसको कहाँ डाला गया, भारोपीय भाषा परिवार में। और इसके अंतर्गत जो भी भाषाएं आती है वो भारत के अंदर सर्वाधिक बोली जाती है, इसीलिए सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा परिवार किसे कहते हैं, भारोपीय भाषा परिवार या यूरोपीय भाषा परिवार। भारत की भाषाएं कौन कौन सी है, संस्कृत, संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है। ये और यूरोप की जो भाषाएं हैं वो कौन सी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और जर्मन है। इन्हीं भाषाओं का मिला जुला भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार, जो भारत के अंदर सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा परिवार है माना जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। और ये जो है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं और दक्षिण भारत का भाषा परिवार है। ये जो है दक्षिण भारत का भाषा परिवार है, इसके अंदर 4 भाषाएं आती है और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है उनको हम पढ़ने का काम करेंगे। पहले नंबर पर आती है कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। अब कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल क्या है तमिलनाडु में बोली जाती है और मलयालम जो क्या है केरल में बोली जाती है। और ये सारे के सारे कहाँ पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के दक्षिण में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत का भाषा परिवार बोला गया। और इसी के अंदर केवल और केवल 4 भाषाएं आती हैं। और तेलुगु जो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला, इस देश भारत देश का पहला राज्य है जिसे 1956 में बनाया गया है। आगे बात करते हैं आग्नेय भाषा परिवार की। इससे पहले एक बात हो कि इस दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहते हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी को दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब आग्नेय भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार के अंदर 2 भाषाएं आती हैं। और ये आग्नेय भाषा परिवार जो है ये आदिवासी जनजाति का भाषा परिवार है। और इसके अंतर्गत 2 भाषाएं कौन कौन सी आती है, एक है संथाली और एक है मुंडारी। ये 2 भाषाएं आती है और ये आग्नेय भाषा परिवार जो है 1.3% भारत के अंदर बोला जाता है। अब ये भाषा परिवार पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा क्योंकि संथाल जो समाज है, संथाल समाज से एक महिला है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू भारत की क्या है, राष्ट्रपति
जाती है। इसीलिए इस भाषा परिवार का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ और इस संथाल समाज का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ। ये 1.3% ही बोली जाती है भारत के अंदर। इस भाषा परिवार को बोलने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार ये जो है 0.7% भारत में बोला जाता है और इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती है। नंबर 1 बाडो, गोरो, खासी, खांसी नहीं खासी और नागा। ये 4 भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% भारत के अंदर बोला जाता है। और इसके अंदर 4 भाषाएं कौन कौन सी आती है? बाडो, गोरो, खासी, नागा। और ये जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, चीन की बॉर्डर से, चीन की सीमा से जो भी क्षेत्र लगे हुए हैं भारत के, और वहां पे जो बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, सबसे ज्यादा इसी भाषा का वो प्रयोग है, इन्हीं 4 भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? चीनी तिब्बती। चीनी चीन के आसपास का क्षेत्र और तिब्बत के आसपास का क्षेत्र जो है, वहां पे ये 4 भाषा लोग बोलते हैं। ये था भारत के भाषा परिवार। 4 भाषा परिवार है। यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार 73% बोला जाता है। भारत प्लस यूरोप की भाषाएं आती है और भारत में सर्वाधिक बोला जाने वाला भारोपीय भाषा परिवार या यूरोपीय भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार लगभग 25% बोला जाता है भारत के अंदर और 4 भाषाएं आती हैं। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी को किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी हिंदी नाम से जानते हैं। आग्नेय भाषा परिवार ये जो है 1.3% ही मात्र भारत में बोला जाता है और इसमें 2 भाषाएं आती है, एक तो संथाली, एक मुंडारी। आदिवासी जनजाति का भाषा परिवार है। आदिवासी जनजाति के जो लोग होते हैं वो ये 2 भाषाएं बोलते हैं और 2 भाषाएं किसके अंतर्गत आते हैं? आग्नेय भाषा परिवार में। इसको एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी बोलते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% बोला जाता है भारत के अंदर और 4 भाषाएं आती हैं, बाडो, गोरो, खासी और नागा। और ये भाषा परिवार जो है चीन और तिब्बत की सीमा से लगे जो क्षेत्र हैं उनके अंदर बोली जाती है। अब बात करते हैं हिंदी, क्योंकि हमें पढ़नी क्या है? हिंदी पढ़नी है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। और हिंदी का जो उद्भव हुआ वो कौन सी लिपि से हुआ? अगर हिंदी का विकास जो है, वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से माना जाता है और सबसे पुरानी भारत की सबसे पुरानी लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है वो उसे बोला जाता है। अब हमने देखा कि हिंदी किस में आती है? भारोपीय भाषा परिवार में आती है। तो ये क्या है? पूरे भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी राष्ट्रभाषा होने का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। हम अपने दिल से ये बात मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मगर संवैधानिक दर्जे से हिंदी हमारी क्या है? केवल और केवल राजभाषा है। अब राजभाषा
इसको कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को इसको संवैधानिक रूप से ये दर्जा मिला कि हिंदी आज से हमारी क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा क्या होती है? राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। कि शासन के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, सरकारी दफ्तरों में जो भी कार्य होता है, वहां जो भी भाषा प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और 14 सितंबर 1949 को इसको क्या बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया। आर्टिकल 343 343 8वीं अनुसूची और 17वां अध्याय के तहत 17A या फर्स्ट अध्याय के तहत इसको क्या है? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजभाषा क्या होती है? कि राजकीय कार्य में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। संवैधानिक दर्जे से ये कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी केवल और केवल क्या है? राजभाषा है। और इसको राजभाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान के 343वें अनुच्छेद और 8वीं अनुसूची और 17वें अध्याय के तहत इसको जोड़ा गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी भाषा कब बनती है? कि कोई भी भाषा जो है, हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। और हिंदी हमारी भाषा कब बनेगी? कोई भी भाषा हो, जब किसी भी भाषा की लिपि होती है तभी वह भाषा बनती है। हिंदी की हमारे पास क्या है? लिपि है। और हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। अब ये देवनागरी जो है, ये नाम कहां से उठाया गया उसके ऊपर बात करते हैं। जो ये नागर है, आखिर में नागरी शब्द दिख रहा है, ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम जो है इसका प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। गुजरात के अंदर नागर ब्राह्मण है, उन नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया। और उसी नागर से हमने नागरी बना दिया। और ये देव जो शब्द है ये आराध्य सूचक शब्द है। आराध्य सूचक शब्द है। हम कोई भी हो, हमारे कोई भी देवी देवता है, उसके आगे हम देव लगाते हैं क्योंकि ये आराध्य सूचक शब्द है। इसीलिए इसको नागरी के आगे जोड़ दिया गया और नाम क्या बन गया? देवनागरी। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं भाषा को। हमने देखा कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। भाषा परिवार हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? जब हम अपने ध्वनि बोल रहे हैं, कोई भी ध्वनि चिन्हों, हमारे जो ध्वनि चिन्ह निकलते हैं बोलते वक्त, उनको लेखनीबद्ध करना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और आसान भाषा में बात करें तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। या
हमारे ध्वनि चिन्हों को लेखनीबद्ध करना ही लिपि कहलाता है। अब किसी भी भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। और हमारे ध्वनि चिन्हों को लेखनीबद्ध करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हम जो चीज बोलते हैं, जो हमारे ध्वनि चिन्ह हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लेखनीबद्ध कि लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और कोई भी भाषा तभी बनती है जब उसकी अपनी क्या होती है, लिपि होती है। हिंदी जो है, मराठी, नेपाली, कोंकणी, प्राकृत हिंदी और संस्कृत, इतनी भाषाओं की क्या है, एक ही लिपि है। और हिंदी आ गया तो सीधी सीधी बात है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। इन मराठी की देवनागरी लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, कोंकणी भाषा है उसकी भी देवनागरी लिपि है, प्राकृत भाषा है उसकी भी देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की भी देवनागरी लिपि है और संस्कृत भाषा की भी देवनागरी लिपि है। अब बात करते हैं पंजाबी की। पंजाबी की लिपि का क्या नाम है, तो पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी। अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि का क्या नाम है, उसकी लिपि का नाम है रोमन। और बात करते हैं फ्रेंच, तो फ्रेंच की भी लिपि का नाम है रोमन। उर्दू जो है, उर्दू की लिपि का नाम है फारसी। और बात करते हैं बंगाली जो भाषा है उसकी लिपि का नाम है बांग्ला। अब मराठी, नेपाली, कोंकणी, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत, इन 6 भाषाओं की एक लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी और बंगाली भाषा की लिपि का नाम है बांग्ला। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी लिपि का नाम है रोमन। अब हमें इनसे कुछ नहीं लेना, हमें देवनागरी से मतलब है और देवनागरी की कुछ विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषता। अब देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, सबसे पहले क्या विशेषता है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहले मैंने दाएं से बाएं लिख दी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अपनी भाषा में बात करूं तो इस जो है लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड की तरफ लिखी जाती है। कि अब हमने कहां से लिखा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहां से हमने लिखना शुरू किया और राइट हैंड की तरफ लिखा। और जब क्या है, जब भी हमारी लाइन जो है कॉपी की वो खत्म होती है, किसी भी चीज का अंत जो आता है, तो हम फिर से क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 2 क्या है, वर्णों पर शिरोरेखा लगाई जाती है। अब शिरोरेखा क्या होती है, अब हम ये हमने ए नाम लिखा,
और ए के ऊपर हमने ये लाइन लगाई, बै नाम लिखा, बै के ऊपर हमने ये लाइन लगाई, कै नाम लिखा, कै के ऊपर हमने ये लाइन लगाई। जो ऊपर से लाइन लगती है इसी को क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। हर वर्ण का आकार समान रहता है। नंबर 4, वर्ण जो है उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। अब क्या है कि हर वर्ण का आकार समान रहता है। हमने ये है भी लिखा है, हमने ये रह भी लिखा है, हमने ये कह भी लिखा है। इसका आकार, हर एक का आकार क्या है? सेम है। हम यह नहीं कर सकते कि ए को हमने ऐसा लिख दिया और कै को हमने ऐसा लिख दिया, तो हिंदी क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि इस चीज की हमें इजाजत नहीं देती। वर्ण उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है। कि इंग्लिश में क्या है? अब इंग्लिश में एक नाम है नो, मगर एक्चुअल रूप से कनो होना चाहिए, कनाइफ होना चाहिए, मगर नाम क्या है? नाइफ। यहाँ पे हिंदी के अंदर ये बातें नहीं चलती है कि क्या है, उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाएगी। चाहे नाइफ है तो नाइफ ही नाम लेंगे, कनाइफ, और नो है तो नो ही नाम लेंगे। इसके अंदर ये नहीं है कि कोई भी वर्ण क्या है? साइलेंट हो जाए। ये अनुरूप है तो इसका अनुरूप ही हम इसको बोलेंगे। ये लिखे हैं तो लिखे ही इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ण क्या है? उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। रोमन लिपि से कम स्थान घेरती है। अब रोमन लिपि के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर हिंदी में क्या है? ऐसा नहीं है। रोमन लिपि से हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? कम स्थान घेरती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में क्या है? वैज्ञानिकता है कि हम जो भी संधि करते हैं और संधि करने पे क्या है? हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। तो और हर एक वर्ण जो भी जिस भी चीज के साथ जुड़ता है उसका क्या है? हर एक अर्थ निकलता है। यही क्या है कि वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। ये क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, कि लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड की तरफ लिखी जाती है। वर्णों पर शिरोरेखा लगाई जाती है। हर वर्ण का आकार समान होता है। वर्ण उच्चारण के अनुरूप लिखे जाते हैं। रोमन लिपि से कम स्थान घेरती है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या है? सीधी सीधी बात करें तो व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हमें शब्दों और वाक्यों के प्रयोगों का जो है शुद्ध रूप प्रकट करती है या शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। वो ही क्या कहलाती है? व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शब्दों व वाक्यों के शुद्ध रूप व प्रयोगों का
ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वो ही क्या है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब इनको याद करने का क्या तरीका होता है कि वर्ण से क्या बनता है शब्द, शब्द से क्या बनता है पद, और पद से क्या बनता है वाक्य। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों का उच्चारण के बारे में बताया जाता है, वर्णों के भेद के बारे में बताया जाता है। शब्द विचार, वर्णों से शब्द कैसे बनता है, इसके कितने भेद होते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है वो बताया जाता है। पद विचार, इससे क्या है पद के कितने भेद होते हैं और शब्द से पद किस प्रकार बनता है। वाक्य विचार, पद से वाक्य किस प्रकार बनता है। विश्लेषण, संश्लेषण, अन्वय, ये सब चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती है। और क्या है कि वाक्य और वाक्य के भेद बताए जाते हैं। यही व्याकरण होती है। अब बात करते हैं बोली। बोली क्या है कि भाषा का ही एक छोटा रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। कि भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, वह बोली कहलाता है। भाषा का वो रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। अब बोली और भाषा में 2-4 अंतर होते हैं कि क्या होते हैं। बोली और भाषा में अंतर होते हैं कि पहला अंतर क्या होती है? बोली क्या है? स्थानीय है। भाषा क्या है? विस्तृत है। बोली क्या है? स्वतंत्र है। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। बंधी है। बोली का व्याकरण नहीं है। भाषा का व्याकरण है। बोली और भाषा में ये अंतर होते हैं कि वो बोली स्थानीय है, भाषा विस्तृत होती है। बोली स्वतंत्र है, भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। बोली का व्याकरण नहीं होता, भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। और भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाए या स्थानीय, भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। और बोली ही आगे चलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। और बोली से थोड़ा बड़ा रूप क्या होता है? विभाषा का होता है। बोली से थोड़ा बड़ा रूप क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। भाषा का छोटा रूप भी क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। बोली, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोली और भाषा के मध्य
क्या आती है, तो वो क्या आती है, विभाषा आती है। कि बोली से बड़ा रूप क्या कहलाता है, विभाषा कहलाता है, और भाषा से छोटा रूप क्या कहलाता है, विभाषा कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा हिंदी की भाषा, भाषा परिवार, उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं, उसके बाद में व्याकरण, लिपि और बोली, विभाषा, ये सब हमने आज की कक्षा में पढ़ा। बाकी कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।